अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक चल रहा था और इसके ऊपर हमने 3 लेक्चर अपलोड किए थे। आज हमारा चौथा लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एसेट मैनेजमेंट रेशोज़ की। एसेट मैनेजमेंट रेशोज़ को आप टर्नओवर रेशोज भी कहते हैं और एफिशिएंसी रेशोज भी कहते हैं। तो हम इसके अंदर बात करेंगे कि एसेट मैनेजमेंट रेशोज या एफिशिएंसी या टर्नओवर रेशोज क्या होते हैं, उसकी क्या क्या टाइप्स होती हैं, फॉर्मूलाज कैसे जनरेट किए जाएंगे और फिर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। तो आप मेरी वीडियो को देखें और उसमें बताएं कि आपको क्या पार्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आया। जो पार्ट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से कि एसेट मैनेजमेंट रेशोज क्या हैं। मेजर हाउ एफिशिएंटली अ फर्म इज यूजिंग इट्स एसेट टू जनरेट रेवेन्यूज और हाउ मच कैश इज बीइंग टाइड अप इन अदर एसेट्स सच एज रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री। ठीक है जी। एसेट मैनेजमेंट रेशोज आपको ये बात बताएगा कि एक फर्म या एक बिजनेस जो है वो अपने एसेट्स को कितना एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज कर रहा है, मैनेज कर रहा है, ताकि वो सेल को, अपने रेवेन्यू को जनरेट या प्रोड्यूस कर सके। और उसके अलावा ये भी पता लगाएगा कि हाउ मच, कितना कैश, यानी कि जो आपका ये करंट एसेट है कैश, वो कितना फंसा हुआ है दूसरे एसेट्स के अंदर। वो दूसरे एसेट रिसीवेबल, रिसीवेबल क्या होता है? कलेक्शन करना। इन्वेंट्री में, यानी इन्वेंट्री खरीद के रख ली और बिक नहीं रही, इसका मतलब आपका कैश अभी तक उसके अंदर टाइड अप है, स्टक है। ठीक है जी। तो आप अगर अपने एसेट्स के अंदर, यानी कि कंपनी के एसेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हो तो उसका असर क्या होता है कि आपका ऑपरेटिंग कैपिटल जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। लेकिन अगर आप इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते अपने एसेट्स के अंदर तो आपकी सेल लूज कर जाती है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट, फ्री कैश फ्लोज का पार्ट और स्टॉक प्राइस जो है वो हर्ट हो जाती है, वो लो हो जाती है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था एसेट मैनेजमेंट रेशोज का। यहाँ पर हम 7 रेशोज की बात करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरीके से आपको फायदा पहुंचा रहा है और उसका मीनिंग क्या है और वो वर्क कैसे करेगा और उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी या उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे। सबसे पहले है टोटल एसेट टर्नओवर। अच्छा, एक बात जान लीजिए, टर्नओवर हम कहते हैं सेल्स को। ठीक है। अब फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा? टोटल एसेट, एसेट का टर्नओवर। तो इसका मतलब एसेट जाएंगे नीचे और सेल जाएगी ऊपर, यानी कि एसेट टर्नओवर या टोटल एसेट टर्नओवर, जिसको टेट भी बोला जाता है, TAT, टेट, ये आपको डिटरमाइन करेगा कि कंपनी की एबिलिटी, किस चीज की एबिलिटी? कंपनी की एबिलिटी किस चीज में, कि वो अपना रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट कर रही है। अच्छा, रेवेन्यू कैसे जनरेट कर रही है? अपने एसेट्स को, अपने एसेट्स को यूज करते हुए। तो आप अपनी नेट सेल्स को अपने एसेट से, नेट एसेट से, ये आप कॉन्सेप्ट याद रखें। नेट एसेट से मुराद क्या होगा कि वहां पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होगा। डेप्रिसिएशन को लेस करवाने के बाद जो नेट एसेट आएंगे उनको अपनी नेट सेल से, नेट सेल से आप जो कंपेयर करवाओगे और उससे जो रिजल्ट निकलेगा उससे आपको पता लगेगा कि आपने अपने एसेट को यूज करके कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास, अच्छा, टोटल एसेट टर्नओवर का जो फॉर्मूला है उसके अंदर आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी रिकॉर्ड कर सकते हो, यानी कि सेल्स अगर अवेलेबल ना हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको भी यूज कर सकते हैं अगर गिवन ना हो तो। सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ज्यादा फर्क नहीं है। सेल का मतलब है बेचना और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का माना क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का माना होता है
कि वो कॉस्ट जो सेल करने में, यानी कि वो चीजें जो आपने बेची उसकी कॉस्ट कितनी थी, इन दोनों में बस फर्क किस चीज का है, जीपी का, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट का। बाकी कोई फर्क नहीं है, तकरीबन ये कॉस्ट करीब करीब ही होती हैं। तो इन केस अगर आपके पास सेल्स गिवन ना हो तो आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को यूज करके अपना टर्नओवर निकाल सकते हैं, यानी कि एज अ सब्स्टिट्यूट आप इसको यूज कर रहे होते हैं। तो अगर आपका टोटल एसेट टर्नओवर जो है वो हाई है, हायर रेशियो है, तो वो क्या प्रीफर करेगा या क्या रिफ्लेक्ट करेगा कि आपने अपने एसेट को एफिशिएंट, अपने एसेट की एफिशिएंट यूटिलाइजेशन की है। और अगर आपका लो एसेट टर्नओवर आता है तो वो बैड मैनेजमेंट ऑफ एसेट को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है जी। अच्छा, इसको आप इम्प्रूव कैसे करेंगे? आप इसको इम्प्रूव करेंगे इंक्रीज रेवेन्यू को इंक्रीज करके, लिक्विडेटिंग एसेट से, लीजिंग से, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल आपका एक्सेलरेट होना चाहिए, यानी कि डिक्रीज हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन होनी चाहिए, और बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो ये आपका पहला फॉर्मूला था टोटल एसेट टर्नओवर का। उसके बाद आपके पास है इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स आपको क्या बताएगा? इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स के लें, इसके अंदर हम दो चीजों की बात करेंगे कि टाइम्स के अंदर कितना टर्नओवर हो रहा है और डेज के अंदर। तो और करके जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो यहाँ पर इसके साथ, ये जो सेकंड है, सेकंड के साथ ये थर्ड भी शामिल होगा, और करके जो फॉर्मूला लिखा है उसकी लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। तो इन्वेंट्री टर्नओवर के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो डिटरमाइन करेगा, वो बताएगा कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपकी जो इन्वेंट्री है वो परचेज की जा रही है और सोल्ड की जा रही है ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। ठीक है जी। अच्छा, इस रेशियो का फॉर्मूला के इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री का मतलब क्या हुआ? जो आप खरीदेंगे, जो बेचने के लिए सामान जो खरीदते हैं, तो ये अकाउंट आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉस्ट का। तो ऊपर भी आपको कॉस्ट का अकाउंट लेने, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी रहे कॉस्ट और कॉस्ट का अकाउंट। ठीक है जी। एवरेज इन्वेंट्री से यहाँ पर क्या मुराद है? एवरेज इन्वेंट्री से यहाँ पर मुराद है कि आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस आपकी एंडिंग इन्वेंट्री, और इसको डिवाइड कर देंगे आप 2 से, तभी तो जाकर एवरेज इन्वेंट्री निकलेगी। तो क्वेश्चन में जिस तरीके से अगर हालात होंगे तो हम देखेंगे, वो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बताऊंगा भी। तो यह आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है। अच्छा, आगे इसका और वाला फॉर्मूला डिस्कस करके मैं आपको बताता हूँ। और वाले फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है, जस्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जगह सेल्स का पार्ट आपने यूज किया और नीचे एवरेज इन्वेंट्री को ही रखा है। लेकिन देखें, ज्यादा कंसिस्टेंसी किस चीज के अंदर है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं है तो एज अ सब्स्टिट्यूट आप सेल को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको सेल के अंदर बताया था टोटल एसेट टर्नओवर में कि अगर सेल नहीं है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ज्यादा कंसिस्टेंसी है, इसमें ज्यादा कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि ये रेवेन्यू अकाउंट है, ये एक्सपेंस के अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है, तो दोनों अपोजिट नेचर के हो जाते हैं। इसलिए आप इसको एज अ सब्स्टिट्यूट मजबूरी में इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद इसी से जुड़ा हुआ जो रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज, ये था टाइम्स में कि कितना टाइम्स, कितना नंबर ऑफ टाइम्स, ये बताएगा आपको डेज में। अच्छा, ये डेज में कैसे बताएगा? कि ये जो आपने आंसर निकाला होगा यहाँ से डिवाइड करके इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम, उसको आप 365 डेज से क्या करवा दोगे? डिवाइड करवा दोगे, तो आपको बता देगा कि कितने नंबर ऑफ डेज में आपकी इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो रही है या खरीदी जा रही है। अच्छा, अब इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे? इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स हो या डेज हो, इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे या इसको क्यों इम्प्रूव करना चाहिए? कि देखें, अगर लोअर रेशियो है तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि कंपनी जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो उसको स्टॉक है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है ना, मोर स्टॉकिंग देन इज रिक्वायर्ड, उसके पास जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है। तो ज्यादा स्टॉक पड़े रहने का मतलब क्या है? कि वो खरीदा ही नहीं जा रहा। अच्छा, जनरली फिर क्या होता है कि अगर प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा सेल हो रही है तो इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होगा? वो बेटर होगा, वो ज्यादा से ज्यादा होगा।
तो इसका मकसद क्या हुआ कि आपको इन्वेंट्री टर्नओवर हाई रखने की ज्यादा जरूरत पड़ रही होती है। अच्छा, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? जनरली लो रेशियो जो है ना वो क्या सिग्नल करता है कि आपकी सेल जो है ना वो बैड है, अच्छी नहीं है, और आपकी इन्वेंट्री सरप्लस में, यानी कि करोड़ों का सामान पड़ा हुआ है और आपकी सेल हो ही नहीं रही, माल पड़े पड़े सड़ रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाई रेशियो अगर होगा तो उससे गुड सेल इंडिकेट होगी, और इसका मतलब क्या हुआ कि आप कम खरीद रहे हो, बाय इन स्मॉल अमाउंट, आपकी जो परचेजिंग हो रही है वो स्मॉल अमाउंट के अंदर हो रही है, लेकिन आप जो सेल कर रहे हो वो हायर अमाउंट्स में कर रहे हो, इसीलिए आपका रेशियो अच्छा होगा। अच्छा, इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे? क्या आपकी बेटर फोरकास्टिंग होनी चाहिए, अपनी सेल्स को आप इम्प्रूव करें, स्ट्रेटजीज अपनाएं, अपनी प्राइजेस को रिड्यूस करें, अपनी इन्वेंट्री प्राइसिंग को बेटर करें, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स को आप फोकस करें कि भाई हमारी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं ऐसी जो ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो रही हैं। अच्छा, बेटर ऑर्डर मैनेजमेंट होना चाहिए। अच्छा, सेफ्टी स्टॉक और ओल्ड इन्वेंट्री को आप जल्दी से जल्दी एलिमिनेट करें, और अपनी परचेजिंग क्वांटिटी को रिड्यूस करें कि कम खरीदें और बेचें ज़्यादा। ठीक है जी, तो ये हमारा था इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स, और उसके अंदर जो दूसरा फॉर्मूला था उसकी लॉजिक भी मैंने बता दी, और डेज के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे फोर्थ रेशियो पे, रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम्स, उसी के साथ पांचवा डेज का, और जो सिक्स्थ है वो भी रिसीवेबल टर्नओवर का वेरिएंट है, वो भी मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज और डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग में क्या फर्क है। ये भी आपको डेज में आंसर देता है, ये भी आपको डेज में आंसर देता है, और मैं आगे आपको प्रूव करके भी बताऊंगा। ये वाला जो रेशियो है वो आपको टाइम्स में आंसर करके देगा। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं रिसीवेबल टर्नओवर क्या चीज है। रिसीवेबल टर्नओवर कह रहे हैं, डेटर टर्नओवर कह लें, तो बात एक ही है। ये किस लिए यूज किया जाता है? ये रेशियो इसलिए यूज किया जाता है कि ताकि आप फाइंड कर सकें, क्या फाइंड कर सकें, नंबर ऑफ टाइम्स बिजनेस जो है वो उसके पास एबिलिटी है, किस चीज की एबिलिटी है, टू कन्वर्ट इट्स क्रेडिट सेल्स इनटू कैश। यानी कि रिसीवेबल का मतलब क्या हुआ? रिसीवेबल का मतलब हुआ क्रेडिट सेल। अपनी क्रेडिट सेल जो उसने उधार पर बेचा है वहां से जो कलेक्शन है उसको कितने नंबर ऑफ टाइम्स में वो कैश में कन्वर्ट कर सकता है, इसको क्या कहते हैं? रिसीवेबल टर्नओवर कहते हैं। तो डेटर्स की जो जिनसे आप पैसा रिसीव करते हैं उनकी एजिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, उसको चेक करना चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए अपनी क्रेडिट पॉलिसी में कि भाई आप कितना जल्दी जल्दी अपने क्रेडिट डेटर से कलेक्शन कर रहे हो। जितना ज़्यादा आप टाइम लगाओगे कलेक्शन में उतना आपका रिस्क इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो बीकॉम पार्ट 2 का है, और उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया जाता है। तो अकाउंट रिसीवेबल का टॉपिक आप पहले पीछे पढ़ के आए होते हो कि आपको कितना नुकसान हो जाता है, जितना ज्यादा टाइम आप देते जाओगे अपने डेटर को उतना ज्यादा क्या होगा, आपका रिस्क के चांसेस इंक्रीज होते जाएंगे। तो आपको जल्दी से जल्दी कलेक्शन करने की जरूरत होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या? रिसीवेबल टर्नओवर। रिसीवेबल टर्नओवर नेट क्रेडिट सेल्स। तो रिसीवेबल होता किस पे? नेट क्रेडिट सेल्स पे। तो टोटल सेल्स में अगर कैश भी शामिल है तो कैश वाली को हटाकर नेट क्रेडिट सेल्स ले लेंगे, और बाकी रिसीवेबल नीचे जो आएगा वो एवरेज रिसीवेबल आएगा, यानी कि ओपनिंग प्लस एंडिंग और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, तो इससे आपका एवरेज रिसीवेबल आएगा, या तो आपको गिवन होगा या तो फिर आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद क्या है कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है? ये एक एब्सोल्यूट फिगर होता है, ठीक है ना। ये रेशियो आपको सजेस्ट करेगा कि कस्टमर जो लोग हैं जो बाय कर रहे हैं वो अभी पे नहीं करेंगे, बल्कि आफ्टर मेनी मंथ्स पे करेंगे। खरीद अभी रहे लेकिन पे बाद में कर रहे हैं। ये सिंपल इंटरप्रिटेशन है इस रिसीवेबल टर्नओवर की, ठीक है ना। अच्छा, आपका इसके अंदर डिजायरेबल रेशियो क्या होता है? अगर ये रेशियो बहुत लो है तो लो रेशियो का रिसीवेबल टर्नओवर अगर लो है, इसका मायना क्या होगा कि आपकी हायर कलेक्शन पीरियड रहा और ये आपकी कॉस्ट को कंपनी की इंक्रीज कर देगा। यानी कि आप बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो, बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो
अपनी कलेक्शन के अंदर। लेकिन अगर आपका रेशो हाई है तो ये क्या करेगा, आपकी टाइट क्रेडिट पॉलिसी को डिपिक्ट कर देगा, और आपके पास जो हाई या टाइट क्रेडिट पॉलिसी है और जो फर्म है वो बिग चंक्स ऑफ बायर्स अवे फ्रॉम इट्स बिजनेस, ठीक है ना, आपके बिजनेस से क्या हो जाएंगे, वो दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि अपना रेशियो जो है वो कम रखना है, ताकि आप जल्द से जल्द टाइम पे, सॉरी पीछे मैंने एक मिस्टेक कर दी, कि हमें अपना रेशियो इसके अंदर लो रखने, बहुत ज्यादा ही नहीं रखना। बहुत ज्यादा हाई रखेंगे तो जो बिजनेस वाले हैं वो हमारे पास से, जो बायर्स हैं वो भाग जाएंगे, बहुत ज्यादा तादाद में वो हमसे कट जाएंगे। इस तरीके से आप समझ लें, ठीक है जी। अच्छा, रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज, डेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा कि पूरा साल 365 डेज, और ये जो टाइम्स में ऊपर आपने आंसर निकाला होगा उस टाइम्स को आप नीचे नंबर ऑफ डेज से यानी कि 365 से डिवाइड करवा दोगे तो आपको नंबर ऑफ डेज पता लग जाएगा कि आप कितने डेज के अंदर अपने रिसीवेबल की कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास, जैसा कि मैंने आपको बताया कि DSO, डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग है। डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग आपको क्या बताएगा, डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग आपको सेम आंसर बताएगा, रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज वाला आंसर बिल्कुल सेम आंसर बताएगा। अच्छा, तो फिर फर्क क्या हुआ, ठीक है, फर्क कुछ भी नहीं है, यह आपको बताएगा कि कितने दिन की सेल्स के बराबर अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, ठीक है ना, यानी कि जो आपके रिसीवेबल्स हैं उसको आप सेल्स पर डे के हिसाब से डिवाइड करोगे तो डे सेल्स आउटस्टैंडिंग आपको बता देगा कि कितने दिन की सेल्स के बराबर अमाउंट जो है वो रहती है, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है ना, यानी कि रिसीवेबल कितनी सेल्स के अंदर फंसा हुआ है, कितना कलेक्शन करना है, ठीक है ना। अगर ये इंक्रीज है, अगर ये डेज ज्यादा है, इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये आपके लिए नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि कलेक्शन साइकिल स्लो है। व्हाट इफ अगर ये कम हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ डेज कम बता रहा है, तो ये आपके लिए पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि कलेक्शन साइकिल रैपिड है, ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन हो रही है, ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे पास जो लास्ट पार्ट रहता है, आखिरी जो रेशो रहता है इन सबको डिस्कस करने के बाद, वो रेशो क्या है। अच्छा, अगर मैं डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग के ऊपर मजीद अगर बात करना चाहूँ तो हायर DSO अगर होता है तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि कंपनी साइकिल अच्छा होगा, कि हायर कैन बी जो है वो गुड होगा, कि उससे क्या होगी कि आपकी सेल्स जो है वो इंक्रीज होगी, लॉयल कस्टमर्स आपके इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है ना। लोअर DSO के होने से क्या होगा कि ये फेवरेबल तो हो सकता है बिजनेस के लिए, लेकिन ये कंपनी पॉलिसी और इंडस्ट्री ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर बहुत ज्यादा DSO लो है तो ये बुरा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आपकी क्रेडिट पॉलिसी मार खा जाएगी, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि आप अपना रेवेन्यू और न्यू कस्टमर जो है वो लॉस कर जाओगे, ठीक है जी। तो ये हमारी बात थी 6 रेशोज की। पहला टोटल एसेट टर्नओवर था, दूसरा और तीसरा और उसके दरमियान का इन्वेंट्री का रेशो था, और उसके बाद हमने बात की चौथे, पांचवें और छठे की, जो कि रिसीवेबल से ताल्लुक रखते हैं। सातवां जो हमारा रेशो है ना जनाब, वो है टोटल डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, जिसको हम DOC भी कहते हैं। ये आपको बताता है टोटल नंबर ऑफ डेज। टोटल नंबर ऑफ डेज किस चीज के बताएगा कि आपने ड्यूरिंग द ईयर, टोटल नंबर ऑफ डेज आपको बताएगा कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कितने मतलब डेज में कलेक्शन की है और अपनी इन्वेंट्री को बेचा है, सही है ना। तो आपकी जो ये फॉर्मूले काउंट करने की जो टेक्निक है, या ये जो आपका फॉर्मूला है, ये कैसे काउंट किया जाता है या कैलकुलेट किया जाता है, वो इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज जो आप अभी ऊपर निकाल कर आते हो यहाँ से, और रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज निकाल कर आते हो, उन दोनों को आप क्या करवा देते हो, ऐड करवा देते हो, तो ये आपको टोटल नंबर ऑफ डेज बता देता है,
जिसमें आपने बिजनेस ऑपरेशन किया हुआ होता है। ठीक है जी। तो ये सम ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज और रिसीवेबल यानी कि एवरेज कलेक्शन डेज होता है। सही है ना। तो इन दोनों को जब आप निकालेंगे, यानी कि आपके पास अगर क्वेश्चन में टोटल डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकालने को दिया हुआ है और क्वेश्चन में आपको नहीं बोल रहा रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज निकालो या इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज निकालो, तो ये आपको निकालना पड़ेगा DOC निकालने के लिए, यानी कि ये दो चीजें निकालनी पड़ेंगी टोटल डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकालने के लिए। ठीक है जी। तो ये साइकिल बहुत क्या कहते हैं कि मेजर रोल प्ले करता है कि आपकी बिजनेस की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए। ठीक है जी। तो इन्वेंट्री का पीरियड भी बताना पड़ेगा आपको इसके अंदर, और अकाउंट रिसीवेबल का पीरियड भी बताना पड़ेगा। ठीक है ना। इन्वेंट्री पीरियड से मुराद क्या है कि वो अमाउंट इन्वेंट्री की या टाइम जिसके अंदर जो आपका अनटिल सोल्ड है, ठीक है ना, अभी तक जो स्टोरेज में बैठा हुआ है या जो आपने सोल्ड आउट किया है उस के नंबर ऑफ डेज बताएंगे। और अकाउंट रिसीवेबल पीरियड का मतलब क्या होगा कि इज द टाइम, वो टाइम जो कि आपका कैश कलेक्ट करने में जो आपने इन्वेंट्री सोल्ड आउट की है उसमें जो टाइम लग रहा है उसको अकाउंट रिसीवेबल पीरियड कहा जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपके पास तमाम रेशोज थे, इसके ऊपर हमने डिटेल से डिस्कशन की। इसके अंदर अगर आपको कोई पार्ट ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर क्वेश्चन करके पूछें। नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन के ऊपर, और एग्जाम्पल क्वेश्चन हमने बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिया और उसके अंदर हम आपको चीजें निकाल कर बताएंगे। तो कह रहे हैं कि द डेटा ऑफ स्टार गैराज इज एज फॉलोज। आपको डेटा गिवन है, आपके पास कैश है, ठीक है जी, अकाउंट रिसीवेबल है आपके पास, एवरेज इन्वेंट्री है, रिसीवेबल भी एवरेज है, और आपके पास मशीनरी है, इक्विपमेंट है और बिल्डिंग है। ठीक है जी। तो ये तमाम के तमाम एसेट हैं, ये तमाम के तमाम एसेट हैं। मैंने एसेट लिए हैं और कोई दूसरी चीज नहीं ली। ठीक है। टोटल एसेट 40 लाख के हो गए। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर गिवन है कि सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 9 लाख की सेल्स हुई है, इंक्लूडिंग ₹3 लाख सेल्स ऑफ कैश। 3 लाख की जो सेल्स है वो कैश की शामिल है। इसका मतलब है कि इसको इसमें से अगर मैं माइनस करवा दूं तो मेरे पास 6 लाख की जो सेल्स है वो क्या है, ऑन क्रेडिट सेल्स है, उधार वाली। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेरी क्या है, 4 लाख है, यानी कि 4 लाख का सामान जो है वो मैंने बनाया और उसको बेचा कितने पे, 9 लाख रुपए का, यानी कि मेरी सेल अच्छी हुई है, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट है। रिक्वायर्ड में क्या कह रहे हैं, टोटल एसेट टर्नओवर निकालो, यानी बताओ कि अपने एसेट को यूज करते हुए आपने अपने रेवेन्यू को कितना जनरेट किया। इन्वेंट्री टर्नओवर बताओ, रिसीवेबल टर्नओवर बताओ, और डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग भी निकाल के बताओ। तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन ऑलरेडी मौजूद है। हमने सबसे पहले निकालना है टोटल एसेट टर्नओवर, जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था, सेल्स बाय टोटल सेल्स बाय टोटल एसेट्स। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन था नहीं, मैंने सिंपल सा क्वेश्चन रखा। तो टोटल सेल्स आपके पास कितनी थी, 9 लाख थी, और आपके पास टोटल एसेट कितने थे, जो मैंने पीछे टोटल करके आपको यहाँ पर बताया हुआ भी है कि 40 लाख हमारे पास टोटल एसेट हैं। इससे हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आंसर आया 0.22 टाइम्स। ठीक है जी। सेल्स को डिवाइड किया टोटल एसेट से, वो आंसर क्या है, 0.22 टाइम्स। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं, वैसे मल्टीप्लाई नहीं करते हम, तो इसका आंसर टाइम्स में होता है। ठीक है। तो सेल्स अपने एसेट के या टोटल एसेट को हमने जो यूज किया है उसका 0.22 टाइम्स हमने क्या किया है, अपने रेवेन्यू को जनरेट किया है। ठीक है जी। यानी कि उसके मुकाबले में थोड़ा सा ये रेशो कम है। उसके बाद अगर हम बात करें इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स की, टाइम्स में अगर हम निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है जी। एवरेज इन्वेंट्री ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर गिवन थी, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री और एवरेज अकाउंट रिसीवेबल दोनों मौजूद हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 4 लाख की थी, 4 लाख का सामान हमने 9 लाख में बेचा था, और एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास कितनी थी, 2 लाख की थी। तो हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 2 टाइम्स। ठीक है जी।
यानी कि इतनी इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है अभी तक। सही है। अच्छा, अब इसको हमने डिवाइड डेज में जब कन्वर्ट करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज में, तो 365 डेज तो हमने लिख लिया है, ठीक है ना। 365 डेज जो हमारा है वो तो पूरे साल का टाइम पीरियड है। ये जो टाइम्स हमने निकाले ना, इसको यहाँ नीचे लाकर डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। तो 365 डेज को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 182.5 डेज इन्वेंट्री टर्नओवर जो हमारे पास इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो रही है, ठीक है जी। जो हमारे पास इन्वेंट्री हमने खरीदी है वो जो सोल्ड आउट हो रही है वो 182 डेज, 182.5 या 183 राउंड ऑफ करके हम इसको कह लें, इतने डेज के अंदर ये सोल्ड आउट की जा रही है, जिसको हम और आसानी से कहें कि 6 महीने के अंदर हमारी इन्वेंट्री जो है वो बेसिकली सोल्ड आउट हो जाती है सारी, ठीक है जी। उसके बाद रिसीवेबल टर्नओवर की बात करें इन टाइम्स के अंदर, तो इसके लिए आपको चाहिए होती है नेट क्रेडिट सेल्स और एवरेज रिसीवेबल। अच्छा, पीछे जो आपके पास सेल्स थी टोटल वो 9 लाख थी, उसमें से 3 कैश शामिल थी, तो मैंने माइनस किया तो 6 लाख आपके पास क्या आ गई, क्रेडिट सेल्स आ गई। क्रेडिट सेल्स आपके पास 6 लाख है, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल 4 लाख था, तो डिवाइड किया तो आपके पास आंसर क्या आएगा इन टाइम्स में, 1.5 टाइम्स जो आपका एवरेज रिसीवेबल है वो क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है। अच्छा, इसको हम डेज के अंदर कन्वर्ट करके बात करें तो तकरीबन 365 डेज जो हम लिखेंगे उसको हम इस टाइम से क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। जब हम डिवाइड करवा देंगे टाइम से तो इसने हमें आंसर दिया 243 डेज, यानी कि हम 243 डेज के अंदर नॉर्मली अपनी कलेक्शन रिसीवेबल की कर लेते हैं, या हम इस तरीके से कह लें कि हमें कम से कम 8 महीने लग जाते हैं अपने रिसीवेबल्स को कलेक्ट करने में, या 7 महीने तक हमारा अकाउंट रिसीवेबल या इतनी सेल जो है वो कलेक्शन के अंदर फंसी हुई होती है, ठीक है ना, यानी कि आधे साल से ज़्यादा। डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग की बात करें तो ये सेम यही आंसर देगा जो इसका मैंने बताया था कि कितनी जो अमाउंट है आउटस्टैंडिंग है किसके बराबर, सेल्स के बराबर। तो रिसीवेबल आप लेंगे, सेल्स आप लेंगे क्रेडिट वाली और 365 डेज, तो सेल्स को 365 डेज से डिवाइड करेंगे और टोटल से फिर डिवाइड कर देंगे। रिसीवेबल आपका कितना था, 4 लाख था, सेल्स आपकी कितनी थी, सेल्स आपकी थी 6 लाख, नंबर ऑफ डेज 365, आपने इसको डिवाइड किया इससे, तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया, ये पॉइंट में आंसर आ रहा था तो मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया 1644। ये सेल्स पर डे, एक दिन इतनी सेल हो रही है आपकी उधार पर, और रिसीवेबल कितना है आपका 4 लाख का। जब आपने इसको इससे डिवाइड किया तो इसने आपको 243 डेज दी है, यानी कि तकरीबन 8 महीने का टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो सेल्स का वो फंसा हुआ होता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास रेशो था 6। उसके बाद लास्ट हमारे पास यहाँ पर रेशो है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने साइड में, DOC टोटल डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, जिसका मैंने क्या बताया था, रिसीवेबल टर्नओवर और इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो निकाल कर आप ऐड करवाते हो। रिसीवेबल टर्नओवर भी आपने निकाला था, इन्वेंट्री टर्नओवर ये रहा 182 और रिसीवेबल टर्नओवर ये था 243 डेज। इन दोनों को जब आपने ऐड करवाया तो ये आपके पास बन जाता है 425.5 डेज, यानी कि 1 साल से ज़्यादा अरसे का तकरीबन ये टाइम हो जाता है जिसमें आप अपना पूरा ऑपरेशन चलाते हैं, यानी कि अपनी जो इन्वेंट्री है वो सोल्ड आउट कर लेते हैं और अपना जो कलेक्शन है वो भी कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और ये रेशोज भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, इनका कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।